साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल ज़रूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ऐसी कविताएं लाया हूं जिससे कि हमें राष्ट्रवाद को समझने में और राष्ट्रवाद और देश प्रेम के बीच के फ़र्क को समझने में काफ़ी कुछ मदद मिलेगी। राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम के बीच के फ़र्क को समझने के लिए मैं कई कवियों की कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। इस वीडियो में पहली कविता मैं जिस कवि की पढ़ रहा हूँ वे हैं नरेश सक्सेना। ये उनका काव्य संग्रह है। इस काव्य संग्रह का नाम है एक अनाम पत्ती का स्मारक। तो चलिए सुनते हैं उनके इस संग्रह से एक कविता जिससे कि हमें राष्ट्रवाद और देश प्रेम के बीच का जो फ़र्क है वह कुछ समझ में आएगा। इस कविता का शीर्षक है 16 दिसंबर। टेलीविज़न खोलते ही काला लबादा ओढ़े एक नकाबपोश छुरा चमकाता है और काफिरों की गर्दनें हवा में उड़ने लगती हैं। मैं चैनल बदल देता हूँ तो गेरुआ लबादा ओढ़े एक मुस्टंडा छुरे चमकाता है। यह तो और ख़तरनाक है क्योंकि उसके छुरे हाथों में नहीं उसके शब्दों में हैं जो लाखों दिमागों में एक साथ घुस सकते हैं। मैं फिर चैनल बदलता हूँ तो किसानों, सिपाहियों, औरतों की लाशों पर अच्छे दिन आ गए हैं कि घोषणाएं होने लगती हैं। मैं टीवी बंद कर देता हूँ। जानता हूँ कि इससे छुरों का चमकना बंद नहीं हो जाता बल्कि वे मेरी गर्दन के और नज़दीक आ जाते हैं। अब इस उम्र में यह निर्णय मेरे लिए निश्चय ही सख्त है, लेकिन अब मेरे लिए यह कविता से बाहर आ जाने का वक्त है। दूसरी कविता रघुवीर सहाय के इस संकलन से है और इस कविता का नाम है राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चमर के साथ तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। तीसरी कविता गोरख पांडे के इस काव्य संग्रह से है और कविता का शीर्षक है समझदारों का गीत। हवा का रुख कैसा है हम समझते हैं, हवा का रुख कैसा है हम समझते हैं। हम उसे पीठ क्यों देते हैं हम समझते हैं। हम समझते हैं कि खून का मतलब पैसे की कीमत हम समझते हैं। क्या है पक्ष में विपक्ष में क्या है हम समझते हैं। हम इतना समझते हैं कि समझने से डरते हैं और चुप रहते हैं। चुप्पी का मतलब भी हम समझते हैं। बोलते हैं तो सोच समझकर बोलते हैं। हम बोलने की आज़ादी का मतलब समझते हैं। टटपुंजिया नौकरियों के लिए आज़ादी बेचने का मतलब हम समझते हैं। मगर हम क्या कर सकते हैं अगर बेरोजगारी अन्याय से तेज़ दर से बढ़ रही हो। हम आज़ादी और बेरोजगारी दोनों के खतरे समझते हैं। हम खतरों से बाल बाल बच जाते हैं। हम समझते हैं हम क्यों बच जाते हैं यह भी हम समझते हैं। हम ईश्वर से दुखी रहते हैं अगर वह सिर्फ कल्पना नहीं है। हम सरकार से दुखी रहते हैं कि समझती क्यों नहीं। हम जनता से दुखी रहते हैं कि भेड़िया धसान होती है। हम सारी दुनिया के दुख से दुखी रहते हैं। हम समझते हैं मगर हम कितना दुखी रहते हैं यह भी हम समझते हैं। यहाँ विरोध ही वाजिब कदम है हम समझते हैं। हम कदम कदम पर समझौता करते हैं हम समझते हैं। हम समझौते के लिए तर्क गढ़ते हैं। हर तर्क को गोल मटोल भाषा में पेश करते हैं हम समझते हैं। हम इस गोल मटोल भाषा का तर्क भी समझते हैं। वैसे हम अपने को किसी से कम नहीं समझते। वैसे हम अपने को किसी से कम नहीं समझते। हम स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह कर सकते हैं। हम चाय की प्यालियों में तूफान खड़ा कर सकते हैं। करने को तो हम
क्रांति भी कर सकते हैं अगर सरकार कमज़ोर हो और जनता समझदार। लेकिन हम समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम क्यों नहीं कुछ कर सकते, यह भी हम समझते हैं। साथियों, अगली कविता जसिंता कैरकेटा के इस काव्य संग्रह से है और कविता का शीर्षक है राष्ट्रगान बज रहा है। मेरी सोच के भीतर अचानक बज उठा है राष्ट्रगान। मेरी सोच के भीतर अचानक बज उठा है राष्ट्रगान और मैं खड़ा हूं राष्ट्रद्रोही कहलाने के डर से। सावधान की मुद्रा में। मेरी सोच के भीतर अचानक बज उठा है राष्ट्रगान और मैं खड़ा हूं राष्ट्रद्रोही कहलाने के डर से, सावधान की मुद्रा में। ठीक इसी समय दीमकों का झुंड घुस आया है मेरे भीतर, मेरी देह को मिट्टी का टीला समझ खोखला करता हुआ मुझे, और मैं चीखने में असमर्थ खड़ा हूं सावधान की मुद्रा में। प्रतिरोध की हजारों आवाजें कमर कस रही होती हैं घरों से बाहर निकलकर आने को, कि ठीक उसी समय बज उठता है राष्ट्रगान घरों के भीतर। जैसे कोई खौफनाक आवाज़ हर आदमी के पीछे गर्दन पर बंदूक की नोक टिकाए गूंजी हो अभी अभी, जो जहां खड़ा है रुक जाए वहीं सावधान की मुद्रा में। राष्ट्रगान बज रहा है, मैं खड़ा हूं तनकर, और दीमकों का झुंड मेरी देह के अंदर नाच रहा है हर राष्ट्रद्रोह से मुक्त। अगली कविता पाश के इस काव्य संग्रह से है और इस काव्य संग्रह का नाम है बीच का रास्ता नहीं होता, और कविता का शीर्षक है अपनी असुरक्षा से। यदि देश की सुरक्षा यही होती है कि बिना जमीर होना जिंदगी के लिए शर्त बन जाए, आँख की पुतली में हाँ के सिवाय कोई भी शब्द अश्लील हो और मन बदकार पलों के सामने दंडवत झुका रहे, तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है। हम तो देश को समझते थे घर जैसी पवित्र चीज़ जिसमें उमस नहीं होती, आदमी बरसते मेह की गूंज की तरह गलियों में बहता है, गेहूं की बालियों की तरह खेतों में झूमता है और आसमान की विशालता को अर्थ देता है। हम तो देश को समझे थे आलिंगन जैसे एक एहसास का नाम। हम तो देश को समझते थे काम जैसा कोई नशा। हम तो देश को समझते थे कुर्बानी सी वफा। लेकिन गर्देश आत्मा की बेगार का कोई कारखाना है, गर्देश उल्लू बनने की प्रयोगशाला है, तो हमें उससे खतरा है। गर्देश का अमन ऐसा होता है कि कर्ज के पहाड़ों से फिसलते पत्थरों की तरह टूटता रहे अस्तित्व हमारा, और तनख्वाहों के मुंह पर थूकती रहे कीमतों की बेशर्म हंसी, कि अपने रक्त में नहाना ही तीर्थ का पुण्य हो, तो हमें अमन से खतरा है। गर्देश की सुरक्षा को कुचलकर अमन को रंग चढ़ेगा, कि वीरता बस सरहदों पर मरकर कुर्बान चढ़ेगी, कला का फूल बस राजा की खिड़की में ही खिलेगा, अक्ल हुक्म के कुएं पर रहट की तरह ही धरती सींचेगी, तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है। अगली कविता धूमिल के इस काव्य संग्रह से है और इस संग्रह का नाम है संसद से सड़क तक, और कविता का शीर्षक है 20 साल बाद। 20 साल बाद मेरे चेहरे में वो आंखें वापस लौट आई हैं जिनसे मैंने पहली बार जंगल देखा है। हरे रंग का एक ठोस सैलाब जिसमें सभी पेड़ डूब गए हैं, और जहां हर चेतावनी खतरे को टालने के बाद एक हरी आंख बनकर रह गई है। 20 साल बाद मैं अपने आप से सवाल करता हूँ, जानवर बनने के लिए कितने सब्र की ज़रूरत होती है, और बिना किसी उत्तर के चुपचाप आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि आजकल मौसम का मिजाज यूं है कि खून में उड़ने वाली पत्तियों का पीछा करना लगभग बेमानी है। दोपहर हो चुकी है, हर तरफ ताले लटक रहे हैं, दीवारों से चिपके गोली के छर्रों और सड़क पर बिखरे जूतों की भाषा में एक दुर्घटना लिखी हुई है। हवा में फड़फड़ाते हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया है। मगर यह वक्त
घबराए हुए लोगों की शर्म आंकने का नहीं और न ही यह पूछने का कि संत और सिपाही में देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कौन है। वापस लौटकर छूटे हुए जूतों में पैर डालने का वक्त यह नहीं है। 20 साल बाद और इस शरीर में सुनसान गलियों से चोरों की तरह गुजरते हुए अपने आप से सवाल करता हूँ, क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है? और बिना किसी उत्तर के आगे बढ़ जाता हूँ चुपचाप। नरेश सक्सेना के इस काव्य संग्रह से एक और कविता सुनिए और कविता का शीर्षक है भारत माता। मातृ ऋण इस तरह भी चुकाते हैं हम, मातृ ऋण इस तरह भी चुकाते हैं हम कि पिता के कहने से परशुराम माँ का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। हमने गाय को कहा माता, हमने गाय को कहा माता तो बूढ़ी होते ही पीट कर घर से निकाला और घूरों पर मरने के लिए छोड़ दिया। हमने धरती को कहा माता तो उसकी हरियाली को उजाड़ बंजर बनाकर छोड़ दिया। हमने नदियों को कहा माता तो उन्हें मलमूत्र और गजालत से भरकर कुंभी पाक बनाकर छोड़ दिया। कहते हैं नागिन अपने बच्चों को खुद ही खा जाती है, कहते हैं नागिन अपने बच्चों को खुद ही खा जाती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी माँ को खा जाते हैं। माता तेरे बहुत से सबूत इन दिनों कर रहे हैं तेरे नाम का कीर्तन। माता तेरे बहुत से सबूत इन दिनों कर रहे हैं तेरे नाम का कीर्तन। भारत माता अपनी खैर मना। नरेश सक्सेना की कविताओं के इस काव्य संग्रह से एक और कविता सुनिए जिससे कि आपको राष्ट्रवाद और देश प्रेम के बीच में फर्क करने की तमीज आ सकती है। इस कविता का शीर्षक है भारत माता। भारत माता, जब जब तुझ पर संकट आता अपना लोहू कौन बहाता। जब जब तुझ पर संकट आता अपना लोहू कौन बहाता, पर लाशों से बने मंच पर कौन सलामी लेने आता। जब जब तुझ पर संकट आता अपना लोहू कौन बहाता, पर लाशों से बने मंच पर कौन सलामी लेने आता। भारत माता, भारत माता, तेरे 4 हाथ हितकारी, तू करती सिंह पर सवारी, फिर भी तेरे बच्चे भूखे क्या उन पर कुछ तरस ना आता। भारत माता, भारत माता, कोटि कोटि नन्हे हाथों से देख के तुझको कौन बुलाता। कोटि कोटि नन्हे हाथों से देख के तुझको कौन बुलाता। सच बतला भूखे बच्चों से क्या है तेरा असली नाता। माता तू या कि विमाता, भारत माता, भारत माता। तो साथियों, ये थी कुछ कविताएं जो कि हमें राष्ट्रवाद का झंडा उठाने वाले जो लोग हैं उनकी जो हकीकत है उसको पहचानने का अवसर देती हैं, हमें ऐसे बिंब, ऐसी समझदारी देती हैं जिससे कि हम राष्ट्रवाद के नाम पर देश को लूटने वाले, देश की जनता को मूर्ख बनाने वाले लोगों की पहचान कर सकते हैं और ये पहचान सकते हैं कि जो भारत माता है, ये जो भारत देश है, इसका इसके लोगों के साथ, इसकी जनता के साथ, इसके नागरिकों के साथ किस तरह का रिश्ता होना चाहिए और दरअसल राष्ट्रवाद के नाम पर हम इसके साथ कैसा रिश्ता बनवा रहे हैं। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत।